सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर कैसे कैसे पता लगाऊं कि मेरी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। तो किस तरीके से पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं। तो देखिए यार, जब भी आप लोग को अपना लेवल चेक करना हो ना, तो आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद में आप लोगों को नहीं आगे खुल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर लगाया ना उसका लेवल सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कोई वैसा ही ये नहीं कि एक तरीके से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की और उठा लिया एसएससी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो आईएएस लेवल का कोई क्वेश्चन पेपर लगाना, उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उससे आप लोगों की आगे खुलेगी। हमेशा इंसान को अपना लेवल चेक करते रहना चाहिए, और ये नहीं कि अगर आप लोग जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो आईएएस का ही क्वेश्चन पेपर लगाना है। सीडीएस का लगा सकते हैं, एनडीए का लगा सकते हैं, ये जैसे सीएपीएफ का आया था इस तरीके क्वेश्चन पेपर आप लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड का आएगा आगे चलकर, तो यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोग लगा लेगा जो खासकर यूपीएससी के ही द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोगों का लेवल कैसे चल रहा है, और इससे आप लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। पर लेकिन अगर आप लोग ये सामने प्रॉब्लम नहीं आ रही है उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, आप लोग बिल्कुल सड़ासड़ अटेम्प्ट करके चले गए, 100 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने 99 सही कर दिए, गलत कर दिया इसका मतलब तो फिर ये हो गया ये क्वेश्चन पेपर का लेवल सही नहीं है। ठीक है, देखिए यूपीएससी में जब आप लोग मेन एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां पर एक क्राइटेरिया रहता है कि आप लोग लगभग पहली बार में जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो 35 से लेके 40 क्वेश्चन जो है ना वो आराम से अटेम्प्ट आप लोगों के हो जाते हैं। ठीक है, 35 से लेके 40 क्वेश्चन। अब इसके ऊपर आप लोगों को दिमाग लगाना स्टार्ट करना पड़ता है। ये तो इस तरीके के रहते हैं लगभग 35 क्वेश्चन के करीब तक, तो आप लोगों को कई बार ये देखने को मिलेगा कि हाँ चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इजी से बहुत ही एक तरह इजी लेवल टाइप में कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो पर लेकिन इससे ऊपर अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया आप लोग, तो आप लोगों को फिर हिम्मत लगानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर डे के अंदर में व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम के सामने नहीं आते हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आती है, तो बात ये की जा रही कि यू कैन बी श्योर, कि आप लोग ये श्योर कर सकते हैं कि यू आर ट्रेवलिंग इन ए रॉन्ग पाथ, यानी कि आप लोग एक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, एक सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ये रास्ता आप लोगों का गलत है। क्योंकि अगर जिंदगी में दिक्कत नहीं आती है, आप लोग देखिए मैं आज की डेट में आप लोगों को पढ़ाने बैठता हूं, जब पढ़ने बैठता हूं तो कई सारी चीजें ऐसी आती है जिनका मुझे पता ही नहीं होता है। पढ़ते पढ़ते मुझे पता चलता है अच्छा ये भी चीजें थी। मैंने कई बार वीडियो के अंदर ही बताया कि मैंने कहा यार ये चीज पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल गया कि कई सारी नई चीजें पता चल गई। ठीक है, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोगों को पता चलती है नई चीजें। तो इस तरीके से जिंदगी ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर आप लोग हर दिन कुछ नया सीखें। हर दिन जब आप लोग नया सीखते चले जाएंगे तो 365 के 365 दिन अगर वो लीप ईयर नहीं है तो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। पर लेकिन अगर आप लोग जैसा पहला दिन था वैसे ही कट गया, तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा, इसका मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कतें जो हैं वो हमेशा आप लोगों को नया सिखा के जाती हैं, वो ये बताती हैं किस चीज की कमी है। जिस तरफ तुम जा रहे हो ना, जिस रास्ते पर चलो, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसके लायक अभी हुए नहीं हो, इसमें दिक्कत है, इसको पूरा करो पहले और तब आगे बढ़ो। तो ये लेवल्स होते हैं, तो इन लेवल्स को जैसे जैसे आप लोग चेक करते जाओगे ये आप लोगों की लाइफ में एक नया चेंज लाते चले जाएंगे, और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमेशा अपने लाइफ में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करो, एक तरीके से उनसे कुछ सीखो, वो आप लोगों को सिखा के जाएंगे। जैसे गेम्स नहीं खेलते आप लोग, कई बार वीडियो गेम वगैरह इन सब चीजों में चीजें आप लोगों ने देखी होगी, नए नए लेवल मिलते रहते हैं तो आप लोग ताकतवर भी होते रहते हैं उसी तरीके से कि हाँ पुराने लेवल के सामने आप लोग अब ज्यादा बाहुबली हो गए हो। तो वही चीजें आप लोग की नॉर्मल लाइफ में होती है। देखिए जब चीजें वीडियो गेम में और मूवीज में होती है तो आप लोग सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय करते हो। ठीक है, पर लेकिन सेम प्रॉब्लम जब आप लोग की लाइफ में आना स्टार्ट होती है तो आप लोग उनके सामने घुटने टेकना स्टार्ट कर देते हो, यार ये क्या होने लगा है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो वीडियो गेम्स होते हैं, मूवीज जो होती हैं, ये भी तो लाइफ से रिलेटेड ही होती हैं, ये भी जो लाइफ में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड बनाई जाती हैं। और कई बार हम लोग ये चीजें देखकर इग्नोर कर देते हैं, अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, हमारी जिंदगी तो ऐसी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उनको अपनी जिंदगी से कोरिलेट करके चलो तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। एग्जाम जितना पास में आ रहा है उतनी ही ज्यादा मेल्स की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, लोग परेशान है, टेंशन में है, सर कैसे करना है, क्या करना है। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन को दो पेंशन और अपने काम पर लगो। ठीक है, वो नहीं कहते बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने से अच्छा है बैठ के अपने काम को कंप्लीट कर लो, आप लोग के अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, काम को करने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, नहीं, काम करके मोटिवेशन जो आएगा वो किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आएगा। काम करके जो कॉन्फिडेंस आएगा वो किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आएगा। पढ़कर जो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कितनी मोटिवेशनल वीडियो देख लेना उससे नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर जो मोटिवेशन आएगा वो कितनी वीडियो देख लेना उससे नहीं आएगा। तो ये मोटिवेशन अगर आप लोग को रियलिटी में चाहिए तो उसको रियलिटी में आप लोग काम को करना पड़ेगा। ओके,
तो ये कुछ बातें थी। और एक और छोटी इंपॉर्टेंट बात जो कल मुझे लगा काफी, एक बार हालांकि मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी बताई थी, ये दिक्कत कई बार ऐसी हो जाती है। आप लोग जैसे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखते हैं, जो नैनो मैगजीन का लिंक था मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट 8:54 पर इसको पोस्ट कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मली जो थी यहाँ पर ये 9 बजे तक आप लोगों को वीडियो डेली मिल जाती थी, पर लेकिन कल जो वीडियो मुझे लग रहा है 9:30 या फिर 9:40 के करीब तक आप लोगों को मिली होगी, ठीक है, जो कि देखा था मैंने। हुआ क्या था, जो यूट्यूब पे जो मेन चैनल है वहां पर ये पब्लिश नहीं हो रही थी। अगर आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर कर जा रहे थे तो ही वीडियो वहां पर दिख रही थी। तो ऐसा चैनल कई बार, ऐसा जो है यूट्यूब कई बार करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बात बोलता रहता हूं कि ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसी दिक्कत पड़ जाती है, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कई बार ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस चैनल पर जैसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर अगर जैसे वहां पर देख के हुआ, वहां पर तो वीडियो दिख ही नहीं रही है, पर लेकिन यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं, तो है ना कमाल की बात। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह भी सारी आप लोगों को मिल जाती है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो चीजें मैं शेयर करते रहता हूँ। कुछ भी जो मुझे लगता है, कभी अगर वीडियो अगर लेट होने लगती है तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ यहाँ पर कि भाई साहब ये लेट हो रही है, इतनी जल्दी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और 1 ईयर का जो करंट अफेयर है किसने देखा, इसको आप लोग जरूर देखेगा। बाकी यूपीएससी के लिए सफिशिएंट अभी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी अगस्त का भी इसमें मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है, और सितंबर का भी लगभग आधा आप लोगों को कम से कम कवर होना चाहिए। तो वो उसके लिए अभी आगे चीजें आएंगी, तो उनकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। तो वो मेरी टेंशन है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस दीजिए, ठीक है। तो ये है आप लोगों की टेंशन जो कि आप लोगों को फोकस देकर चलनी है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, ओके। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अपना लेक्चर देखेंगे। बाकी ये वीडियो किसने देखी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो जरूर देखिएगा। जो यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर के द्वारा कुछ चीजें शेयर की थी उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के साथ में कभी भी किसी के भी साथ में जिंदगी में कुछ ऐसा होता है ना, उसको कभी छिपाइए मत। अगर छिपाते हैं ना आप लोग, ऐसे इंसान का हौसला बढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी चीजें सामने आती है उसको सबके सामने रखो, इससे आप लोगों की जिंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी, वरना जिंदगी भर आप लोग उस चीज से टॉर्चर होते रहोगे। तो एक बार थोड़ा सा हिम्मत कर उस चीज से बाहर निकल जाइए, फिर जिंदगी भर आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें शेयर करनी थी। बाकी ये 2 वीडियो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है, जिनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और टेलीग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ से जाकर सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। बाकी जो हमारा ये लेक्चर होता है, आज का जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर है बेसिकली संडे का लेक्चर। तो संडे वाला जो लेक्चर होता है, इसमें कोई भी आप लोगों का जो क्विज वगैरह है वो नहीं होता है। इसका रीजन सीधा सीधा आप लोगों को पता है, संडे का लेक्चर इंडिपेंडेंट होता है। कई सारे बच्चे इसको इधर उधर चले जाते हैं, एग्जाम वगैरह कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं उस दिन, फिर बाद में देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट रखता हूँ। ये एक कनेक्टिविटी आप लोगों की बनी रही है, उससे लेक्चर होता है, ठीक है। तो जो भी सैटरडे का क्विज होता है उसका आंसर हम लोग कब करते हैं, उसका आंसर हम लोग मंडे वाले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होगी, तो उनको हम लोग देखेंगे एक एक कर। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में। आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना भी होगा, यार ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या बोलेंगे बेसिकली, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, एक तो ऊपर हो गया यूरोप हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को इधर हो गया यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल अमेरिका, इधर आप लोगों को यूरोप देखने को मिलेगा, ये एशिया का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा पोर्शन आप लोगों को नॉर्थ साइड में हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास या फिर उसके नीचे का जो पोर्शन है मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये कि या फिर ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न तक का बेसिक कैंसर तक का जो एरिया है उसके नीचे तक आप लोगों को जो एरिया देखने को मिला, क्योंकि हमारी कंट्री यहाँ पर कवर की गई है तो नॉर्मली इक्वेटर लगा लेते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग कुछ और एक देखने को मिल जाता है कि साउथ जो है खासकर, जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट हो गया, या फिर ये हो गया सार्क वाला जो रीजन हो गया। ये सारा रीजन, इनमें कैसे डेवलपमेंट करना है, इन कंट्री को कैसे आगे लेकर चलना है, इकोनॉमी सोशल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से कैसे कनेक्टिविटी करनी है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे इन कंट्री में जो खासकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो इंडिकेटर होते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, ये है सारी चीजें यहाँ पर। कैसे यहाँ पर गरीबी को मिटाना है, कैसे यहाँ पर भुखमरी को मिटाना है, कैसे यहाँ पर अच्छी हेल्थ करनी है, कैसे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन लानी है, जेंडर इक्वलिटी को कैसे यहाँ पर प्रमोट करना है, कैसे क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर 17 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये बताते हैं कि अगर आप लोगों को ये देखना है कहां पर जो सोसाइटी है वो अप टू द मार्क है, अगर ये आप लोगों को चेक करना है तो इसका आसान सा साधारण सा तरीका है कि आप लोग इन इंडिकेटर के ऊपर जाकर चेक कर लो। अगर इन 17 तरीकों पर, इन 17 इंडिकेटर पर ये कंट्री, ये एरिया, ये कोई भी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, अगर वो खरी उतरती है, अगर वो यहाँ पर इनको फॉलो करती है तो इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये बातें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा किसी इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो इसके चलते यहाँ पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए।
और आगे बढ़ने से पहले ये हमारे नए एसएलवी कमांडो फैमिली के मेंबर बने हैं, जिनका नाम है रोहित, रेनू, जितेंद्र, सुधीर और सिद्धि। ठीक है, तो थैंक्स ए लॉट फॉर बीइंग द एसएलवी कमांडो फैमिली मेंबर डियर। यही एक तरीका होता है जिसमें मैं आप लोगों को बस थैंक्स बोल पाता हूँ। इसके अलावा तो चीज़ें आप लोगों को पता ही है, सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा तो मैं प्रोवाइड करा नहीं पाता हूँ, पर हाँ ये एक थैंक्स गिविंग मैसेज होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक दवाई के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके लिए अब तक दवाई अवेलेबल नहीं थी। मुझे अभी याद है, ये आई थिंक 2014 या 15 की बात होगी, सर 15 की बात है आई थिंक। ठीक है, तो मुझे जो है चिकनगुनिया हुआ था तो भाई साहब चिकनगुनिया होने के बाद में आप लोगों ना कईयों दिनों तक आप लोगों के घुटने जो हैं वो पेन करते रहेंगे। आप लोगों के जो नहीं एक तरीके जहां जहां पर जॉइंट है आप लोगों के वो जॉइंट जो है वो पेन करते रहेंगे। हाथों में थोड़े थोड़े रेसेस हो जाते हैं अगर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के बैक पेन होने लगेगा, जिससे कमर में बैठ जाते हैं चेयर पर तो वो पेन होने लगता है। और घुटनों में तो मतलब आप लोगों को पता चलेगा अलग से कि हाँ कुछ हुआ है। ठीक है, वोमिटिंग आती है, ये सारे मतलब ये जो अब अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये होते हैं। ये तो जब चिकनगुनिया ठीक भी हो जाता है ना उसके बाद भी आप लोगों को कई हफ्तों तक ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में जी मचल तो आप लोगों को नजर आएगा, सर में दर्द होगा, कई बार ठंडी लगती हुई नजर आएगी, कई बार फीवर रहेगा, वोमिटिंग रहेगी और हाथों में रेसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज हुई है, अगर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के कॉम्बिनेशन में हुई है तो समझ लेना चिकनगुनिया की बीमारी है। तो चिकनगुनिया की जो बीमारी है ये एक मच्छर जनित बीमारी है, मच्छर के काटने से फैलती है। तो ये काफी खतरनाक बीमारी आप लोग बोल सकते हैं। बॉडी के अंदर काफी कुछ ये बॉडी को डाउन कर देती है, रिकवर करने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है फिर। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्यों मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, इस खतरनाक बीमारी की अब तक दवाई नहीं थी। पहली बार इसके ऊपर अब स्टडी आगे चल रही है और आने वाले टाइम में चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट, जिसको BBV87 नाम रखा गया है, ये दवाई का नाम है, अभी इनिशियल फेज पर है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को पता है फिर दवाई का नाम भी चेंज होकर एक सही नाम आएगा। तो अभी इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि भारत बायोटेक चिकनगुनिया वैक्सीन ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक के नाम पर हो गया, भारत बायोटेक वैक्सीन हो गई यहाँ पर ये चिकनगुनिया की। 87 इसका नाम रख दिया गया। ये अभी सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल में जो है वो एंट्री मार चुकी है, यानी कि पहला फेज जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल में घुस चुकी है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग एक वैक्सीन के फेज आप लोग समझ सकते हैं तो आप लोग यहां पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने। इस तरीके से कुछ आप लोगों को ट्रायल चलता है, इसके अंदर सारे फेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मली 3 फेज से होकर जाती है, पर इन 3 फेज को भी अगर आप लोग अलग अलग तरीके से देखोगे तो यहां पर सबसे पहला होता है बेसिकली एक्सप्लोर करना चीजों को। आप लोग भी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप लोग जाकर सिलेबस वगैरह देखेंगे कि यार क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, उस तरीके से देखेंगे तो एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से चीजों को समझना कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पुराने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब ये सारी चीजें आप लोगों के पास में आ जाएगी तो फिर है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या रहता है कि यहां पर एक तरीके से जो जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोगों ने प्रैक्टिस करने की देखी, उससे और पता चलेगा आप लोगों को कैसी चीजें चल रही है। फिर यहां पर ये है क्लिनिकल डेवलपमेंट, तो यहां से चीजें स्टार्ट होती है। क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या रहता है, यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि यहाँ दवाई जो है यहाँ पर जब यहाँ पर जानवरों के ऊपर ऐसा ही हो जाती है तो क्लिनिकल डेवलपमेंट को यहाँ पर बेसिकली 3 फेज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले लगभग 100-200 लोगों पर ट्राई करेंगे, फिर आगे चल के 1000-1200 पर, फिर 10,000-20,000 पर ट्राई करके देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेडिसिन को देखा जाता है और फिर उनको चेक किया जाता है कि हाँ ये इंसान जो है किस तरीके से इंपैक्टेड हो रहे हैं दवाई का यूज करने के बाद में। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में जब आप लोग जाएंगे तो इसमें ये फेज सेकंड और फेज थर्ड ट्रायल में पहुंच चुके हैं, यानी कि ये एक्सप्लोर और प्री क्लिनिकल ट्रायल वाली चीजें डेवलप कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लिनिकल ट्रायल में बढ़ रहे हैं यहाँ पर आगे। तो इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसको बोलेंगे रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल, यानी कि फिर यहाँ पर गवर्नमेंट पिक्चर में आने लगती है कि क्या यहाँ पर जो दवाई है उसका ये एक तरीके से देखेगी इनके ऊपर जो रिसर्च और डेवलपमेंट की गई है और फिर उसको देखेगी इसको आगे कैसे लेकर चलना है, उसका रिव्यू करेगी और अप्रूवल देगी। अगर अप्रूवल मिल जाता है यहाँ पर तो फिर चीजें आगे बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर पहुंच जाती है। पर लेकिन सोचिए जो यहाँ पर ट्रायल की गई है और जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है उनमें क्वालिटी में कोई कंट्रोल होना चाहिए ना। पता चला बनाया तो कुछ और गया था और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर आते आते कुछ और बनाने स्टार्ट कर दिया तो फिर जनता तक पहुंचेगी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी क्वालिटी चेक किया जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर ये चीजें पहुंचती है तो तब जाकर कोई दवाई तैयार होती है। नॉर्मली अगर बात करूं मैं आप लोगों से, एक पर्टिकुलर दवाई को बनाने में सालों लग जाते हैं। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 साल में 6 महीने में दवाई तैयार हो जाती है। वो एक अलग बात है कि काफी ज्यादा एफर्ट डाला गया यहाँ पर कोविड-19 के लिए, तो 1 साल के अंदर अंदर तैयार आएगी। वरना 8-8, 10-10 साल आराम से लग जाते हैं दवाई को बनाने में।
एंटीबायोटिक को बनाने में काफी सारे साल लग गए, जो हमारे सामने जो भी एंटीबायोटिक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर चिकनगुनिया का जो यहाँ पर अभी ट्रायल वो सेकंड और थर्ड फेज में पहुंच गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो BBV87 जो है ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कैसी होती है? देखिए पहले आप लोग ये समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारी बॉडी के अंदर जब ये वैक्सीन जाएगी तो ये क्या करेगी, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल में जब आप लोग जाएंगे तो इंसानों की बॉडी के अंदर ये वैक्सीन जो है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि मरा हुआ वायरस, यानी चिकनगुनिया का मरा हुआ वायरस या फिर बहुत माइन्यूट या कम क्वांटिटी में वायरस जो है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो रहती है वो बेसिकली एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उस वायरस के बॉडी के अंदर आते ही हमारी बॉडी रिएक्शन करती है कि कुछ गलत चीज आ गई है बॉडी के अंदर में, और उसके ऊपर एक अटैक करती है। तो वो जो अटैक उसके ऊपर किया जाता है हमारी बॉडी के एक तरीके से इम्यून सिस्टम के द्वारा, तो वो अटैक जो होता है वो एक तरीके से डिफेंस क्रिएट कर देता है कि हाँ ऐसा कुछ आएगा अगर बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, तो कल को अगर कुछ ऐसा आता है तो उसको भी यहाँ पर ये कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। यानी कि वैक्सीन का बेसिक पर्पज होता है उस वायरस के खिलाफ आप लोग इस शरीर को नेचुरली तैयार करना, कल को अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो यहां पर उसको टैकल कर सके। वैसे अगर आप लोग एक अच्छी खासी नींद, एक्सरसाइज, एक बैलेंस डाइट, आप लोग ये सारी चीजें अगर करते हैं तो आप लोग का इम्यून सिस्टम वैसे भी ताकतवर होता है, छोटे मोटे वायरस को तो वो हमेशा मारता रहता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खतरनाक वायरस आ जाए उसके साथ में लड़ने के लिए यहाँ पर इसकी चपूट पड़ती है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। तो जो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोवैक्सीन की दवाई जो अभी आप लोगों को ली जा रही है उसमें भी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो उसी के प्रोसीजर को यहां पर फॉलो किया गया। तो भारत बायोटेक चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट जो है ये डेवलप किया गया पार्टनरशिप में यहां पर इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात ये होगी हमारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि भारत बायोटेक जो कंपनी इंडिया की है तो ये यहां पर पार्टिसिपेट करिए, तो इसलिए ये अप्रिशिएट करने लायक मूव हो जाता है और वर्ल्ड में पहली ऐसी दवाई होगी ये। इसी के साथ में जो डेवलपमेंट ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन का जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा भी यहाँ पर ये एक तरीके से पार्ट बन के चल रहा है ग्लोबल चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर इसको सपोर्ट मिल रही है कि अगर कल को यहां पर एक तरीके से दिक्कत जहां पर भी चिकनगुनिया की देखने को मिलती है, अगर ये दवाई मिल जाती है तो फिर यहां पर चीजों को टैकल किया जा सकेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है सीधा सीधा अगर बोला जाए कि आने वाले टाइम में आप लोग यहां पर ये जो दवाई है ये मार्केट में भी आप लोगों को मिलती नजर आएगी, और जहां जहां पर भी दिक्कत देखने को मिल रही है वहां पर आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सही होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो इस तरीके से अप्रिशिएट करने लायक मूव है। आगे अगर बढ़े यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो फंड इसको दिया जा रहा है कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक जो प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है विद यहां पर सपोर्ट कहां से निकल कर आ रही है, INCEPI के मिशन को यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से सपोर्ट मिल रही है। यानी कि कोई भी दवाई बनाने वाली कंपनी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाएगी, तो दवाई बनाने वाली कंपनी के पास में इतना बोता नहीं होता है कि वो अकेले काम कर सके, तो कहीं पर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और बहुत सारी जगह आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट के पास में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अकेले काम कर सके, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आप लोग क्या लगता है गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती है, पैसा कहां से आता है? आप लोगों की टैक्स पेयर की तो मनी है, ये सारी जो चीजें हो पाती हैं बिना टैक्स पेयर की मनी के ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो इसका मतलब ये कि इनडायरेक्ट वे में ना गवर्नमेंट पे कर रही है ना यहाँ पर प्राइवेट पे कर रहा है, आप लोगों का पैसा बेसिकली है यहाँ पर जो आप लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। तो सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अगर कोई दवाई बन रही है तो हमारे टैक्स पेयर की मनी है। जैसे मैं बोला ना जिसकी भी हेल्प कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं अकेला नहीं करता हूं, यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उससे भी कई सारे लोगों की जो है हेल्प होती है यहाँ से। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो चिकनगुनिया जो है यहाँ पर एक कैसी बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये मॉस्किटो बोर्न यानी कि मच्छर जनित बीमारी है। तंजानिया के अंदर यहाँ पर 1952 से ये बीमारी बेसिकली स्टार्ट हुई थी, जिससे चीजें फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो जो नेम यहाँ पर निकल के आ रहा है इसका, ये यहाँ पर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया इनके द्वारा, ये है यहाँ पर कीमाकोंडा, कीमाकोंडे बोल सकते हैं बेसिकली। जैसे अभी वैक्सीन के बारे में बात की थी तो हम लोगों ने काउ शब्द के ऊपर यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, COW, ठीक है, कि कहां से निकल कर आई है। तो ये शब्द आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से कल को अगर पूछ ले कि चिकनगुनिया जो है इसका नाम कहां से निकल कर आया, तो इसको बोला गया बेसिकली क्या होता है, इस ये वर्ड जो यूज किया है इसका मतलब होता है कि शरीर में ऐंठन हो जाना। आप लोगों ने देखा जॉइंट पेन वगैरह होने लगे तो वो वाली दिक्कत होने लगी, तो वहां से इसका नाम निकाल कर लेकर आया गया। तो तंजानिया में 1952 में पहली बार ये जो बेसिकली बीमारी देखने को मिली थी, और ये जो बीमारी है ये जो अंदर इंसानों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बेसिकली मच्छर जनित बीमारी है।
और मच्छर जनित बीमारी में भी दो मच्छर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर एंडीज एजिप्टी, जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, जो डेंगू फीवर होते हैं उसमें भी आप लोगों के काम आते हैं, यानी एक तरीके से आप लोगों को पहुंचाने, डेंगू फीवर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ में एंडीज, ये यहाँ पर एल्बो पिक्टस, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दो ये मच्छर है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहां से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। सिम्टम्स मैंने आप लोगों को अभी बताई दिए, जॉइंट पेन वगैरह ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं, ये सिम्टम्स हो गए यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, करेंटली कोई भी ड्रग जो है वो अवेलेबल नहीं है अब तक का चिकनगुनिया के क्योर के लिए। तो इसी के चलते जब भी कोई इंफेक्शन होता है तो प्रिवेंशन करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि ये बीमारी होने से पहले ही इंसानों को कोशिश ये की जाती है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि दवाई अवेलेबल है नहीं है यहाँ पर। नॉर्मली अगर आप लोगों को देखने को मिले कि यहाँ पर प्रिवेंट करने के तरीके क्या है, कोई आप लोगों से पूछने लगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए बीमारी किससे हो रही है, तो मच्छर जनित बीमारी है यहाँ पर ये। तो आसपास आप लोगों के पास में पानी जो है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। खासकर अगर आसपास आप लोगों ने कोई आप लोगों की गार्डन है तो घास में भी आप लोगों की जो घास वगैरह है वो कटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि घर के अंदर थोड़ी बहुत तो धूप आनी चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत आप लोग डोर वगैरह है जो ओपन करो ताकि सन की जो इस एक तरीके सन की जो लाइट है वो घर के अंदर आए, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और बातें, जैसे कि आप लोग जहां पर भी पानी वगैरह खुला हुआ है डोमेस्टिक यूज के लिए भी लगते हैं कंटेनर वगैरह के अंदर, उसको आप लोग ढक कर रखिए। बारिश के द्वारा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको थोड़ा सा आप लोग साफ करने की कोशिश कीजिए, तो मच्छर पैदा ना हो, ये बेसिकली करना है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मच्छर को पैदा करने से रोको और चिकनगुनिया को रोको, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो बातें मैंने आप लोगों को सारी बताई हैं वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, दोनों ये यहां पर है सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और प्रिवेंशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये सारी की मच्छर जनित बीमारी है, तो मच्छरों को इकट्ठा होने से नहीं रोकना है। तो ये सारी चीजें यहां पर भी आप लोगों की लिखी है एक सिंगल पिक्चर के अंदर भी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अपने पास में रिविजन के पॉइंट ऑफ से रख सकते हैं, ओके। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करती है। सर्वे और रिपोर्ट यहां पर आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है, जिसको यूनिसेफ भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया यहां पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की गई, द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट क्राइसिस, यानी कि एक तरीके से जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो एक तरीके से चाइल्ड राइट क्राइसिस, यानी कि बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि अगर कहीं पर कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहां पर उसका बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी यहां पर ही आप लोग देख लीजिए, यहां पर कहीं पर बारिश हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो क्या इंपैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। तो बच्चों के लिए यहां पर कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा यहां पर तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो बच्चों के लिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर जो यहां पर नोट्रे डैम जो ग्लोबल एडेप्शन इनिशिएटिव है, ठीक है, ये यहां पर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है बच्चों के ऊपर वो भी दिखाता है, पर लेकिन यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो चिल्ड्रन क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है, इसके तहत जो बच्चे एक्सपोज होते हैं क्लाइमेट से चेंज, अगर कुछ होता है इन्वायरमेंट में, कोई शॉक आते हैं, साइक्लोन आ गया, ठीक है, हीट वेव आ गई, भूकंप आ गया कहीं पर, तो यहां पर बच्चों की भी तो जान जाती है, पर लेकिन उनको नॉर्मली अगर देखा जाए हम लोग चीजों को कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा उन चीजों के बारे में यहां पर फोकस किया गया है। मान लीजिए कहीं पर साइक्लोन आ गया तो कितने सारे बच्चे इंपैक्टेड हुए। अब देखिए बच्चों कैसे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले तो कई सारे बच्चों की भी डेथ वहां पर हो गई, कहीं पर साइक्लोन आया। साइक्लोन आने की वजह से आप लोग देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेकार हो जाती है, कई बार स्कूल वगैरह यहां पर बर्बाद हो जाते हैं, उसमें बच्चों की इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चे जिस तरीके से बाहर खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, एक तरीके से उनका मानसिक तनाव भी बढ़ता हुआ आप लोग यहां पर नजर आएगा, ठीक है। घर में कई सारी दिक्कतें होती हैं, इससे यहां पर घर में जॉब चली गई या फिर घर टूट गया, फूट गया, तो घर में माहौल खराब होगा, उसके बच्चों की पिटाई होने लगती है, तो वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनकी हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के थ्रू यहां पर प्रेजेंट करने की, क्या इंपैक्ट यहां पर हो सकता है बेसिकली अगर कुछ ऐसी चीजें होती है उसका बच्चों के ऊपर, तो वो वाली बातें यहां पर प्रेजेंट इनके द्वारा की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आप लोग देखेगा बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के द्वारा इंपैक्टेड होती हुई नजर आएगी, पर अगर एशिया के अंदर आप लोग जाएंगे, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर कई सारी कंट्री है जो टॉपर आप लोगों को नजर आएंगी। बेसिकली पाकिस्तान हो गया यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होता हुआ नजर आएगा, बांग्लादेश यहां पर हो गया, अफगानिस्तान यहां पर काफी अच्छे लेवल पर है, हालांकि अब लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इंडिया जो है 26वें नंबर पर है। यानी कि एशिया के अंदर 4 कंट्री जो है काफी हाई रिस्क आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी दिक्कत होती है। कोविड-19 की जो महामारी आई, बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, ठीक है। अब उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। अब आप लोग ये सोचिए, बहुत सारे लोग आगे भी आए निकलकर, कईयों ने अडॉप्ट किया, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सारे बच्चों की एजुकेशन का भी बोझ उठाया। तो देखिए ये चीजें आसान नहीं होती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं
अगर आप लोग किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आसपास में अगर आप लोग नजर उठाकर देखेंगे ना, मान लीजिए आप लोग ये उनके लिए बस ओनली जो कमा रहा है, ऐसे नहीं कि घर से पैसा आप लोगों को देकर आना अपने माँ बाप की कमाई देनी है, नहीं। यहां पर अगर आप लोग कमा रहे हैं तो अपनी जिंदगी का 5% जो आप लोग कमाते हैं वो कम से कम किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन में आप लोग लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे आप लोग की जो लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन आएगा वो किसी चीज से नहीं मिलेगा। चाहे आप लोगों के पास में गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है शानदार, एक अच्छा मतलब पूरा माहौल है, घर में जो जो इक्विपमेंट होने चाहिए सारे हैं, ठीक है, आप लोग बाहर विदेशों में छुट्टियां बनाने जाते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेटीरियलिस्टिक देखिए, अगर आप लोगों को एक तरीके से जिंदगी में ना आगे बढ़ना है, जब तक ये सारी चीजों की अनुभूति आप लोग नहीं कर लोगे तब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये सारी चीजें कुछ नहीं है। जब तक आप लोग एक तरीके से इन सब चीजों में को नहीं निकल लोगे, क्योंकि ये चीजों के पीक पे आने के बाद में आप लोगों को लगेगा ये जस्ट एक अट्रैक्शन था, पर हाँ लाइफ में होनी चाहिए, तब तक आप लोग एक सही मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि भूखे पेट जो होते हैं वो बोलते हैं भूखे पेट भगवान के भजन नहीं होते हैं। अगर मैं आज की डेट में जितने बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूं तो इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, पर इतना भी नहीं है कि मैं हर एक बच्चे की हेल्प कर पाऊं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं, तो इंसान जितनी ही हेल्प कर पाता है जितनी एक तरीके से उसके पास में रिसोर्सेज होते हैं। तो यहां से आप लोग जितने भी आप लोगों के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितने आप लोगों को लगता है आप लोग कर सकते हैं उतना जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ताकि एक ऐसा बच्चा अगर कोई अनाथ हो गया उसकी एजुकेशन कम से कम न रुके। ये चीजें हैं छोटी छोटी। अगर एस्टिमेशन के बारे में आप लोग बात करें तो मोर देन 600 मिलियन के करीब इंडियंस जो हैं वो आज की डेट में वाटर क्राइसिस फेस करने वाले हैं। ये नीति आयोग के द्वारा भी बताया गया था, ठीक है। बाढ़ काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, खासकर शहर वाले एरिया में भी। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली मुंबई में बाढ़, बिहार में बाढ़ आ गई, केरला के अंदर बाढ़ देखने को मिलती है, और भी कई सारे एरिया में वेस्ट जहां पर ईस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली। अलग अलग रिवर के थ्रू यहां पर आप लोगों को भी आसाम के अंदर बाढ़ देखने को मिली। तो ये कई सारे एरिया में जो बाढ़ आती है वहां पर जो बच्चे हैं उनके ऊपर इंपैक्ट सोचिए आप लोग कैसा होगा। 21 यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर 21 ऑफ द वर्ल्ड 30 सिटी, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन ये बोला गया था कि मुंबई जो है वो काफी ज्यादा क्राइसिस आने वाले टाइम में झेलने वाली है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं अपनी कंट्री की। तो इसके चलते मोस्ट पोल्यूटेड एयर अगर बात करें, हमारी कंट्री में काफी सारी सिटीज आप लोग को देखने को मिली। इंडिया के अंदर लगभग 30 में से 21 हमारी कंट्री के अंदर थी। तो ग्लोबल सिनेरियो के बारे में अगर बात करते हैं तो सेंट्रल अफ्रीका हो गया, ठीक है, इसी के साथ में चैड हो गया, नाइजीरिया हो गया, यहां पर गिनी आप लोगों को देखने को मिलेगा, गिनी बिसाऊ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट का इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो कई सारी कंट्री जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमिटर भी है यहां पर, वो इन चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं कि हाँ ऐसा कुछ घटनाएं घट रही है। तो ये जरूरी है कि इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, तभी तो लोग इनको समझना स्टार्ट करेंगे, इनको तभी तो कंट्रोल किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में कोशिश की जा रही है कि इन सब चीजों को आगे लेकर चला जाए। तो क्या करना चाहिए, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अगर यहां पर किसी बच्चे की एजुकेशन चली गई है तो कैसे उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कैसे उसको कम करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। इसी के चलते आप लोगों को क्लाइमेट से रिलेटेड लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी कि कैसे कैसे आप लोग यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करने से रोक सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। यंग जो पॉपुलेशन है अगर उसको साथ में लेकर आए तो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो यंग जनरेशन को आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जिनमें एक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर इंसान के बारे में बात करें, देखिए एनर्जी तो किसी भी एज में ला सकता है, पर लेकिन यंग एज की एनर्जी एक अलग ही एनर्जी होती है। पर लेकिन अगर बोला जाए यहां पर यंग एज में जितना ही ज्यादा आप लोग यहां पर डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा लाइफ में, जितना डिस्ट्रैक्शन एक तरीके से यंग एज में होता है उतना डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है। और इसमें सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप लोग इसको एक बार को आइडेंटिफाई करके इसको टैकल कर पाते हैं, सबसे आसान तरीका है अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई और सॉल्यूशन है इस एज में ये चीज आप लोगों को टैकल करने का। हर एक इंसान इस एज से होकर गुजरता है, मैं भी इस एज से होकर गुजरा। तो अगर आप लोग इस एज को टैकल करना चाहते हैं, मुझे किसी ने समझाया वो चीज मेरे दिमाग पल्ले पड़ गई कि हाँ किस तरीके से चीजों को टैकल किया जा सकता है। वरना हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इंसान इन सब डिस्ट्रक्शन में पड़ता है, खासकर फिजिकल अट्रैक्शन एक अपोजिट सेक्स के साथ में, मेल होगा फीमेल के लिए और फीमेल होगा मेल के साथ में। पर लेकिन इसके लिए पूरी लाइफ आप लोगों के पास में पड़ी हुई है, कहीं नहीं जा रही है। एक बार लाइफ को एक बार सेट कर दिया आप लोगों ने तो फिर सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। ये सारी चीजें आप लोगों को आगे आराम से मिलती हुई नजर आएंगी। ये सारी चीजें सोसाइटी खुद आप लोगों को देती हुई नजर आएगी कि हाँ शादी कर लो, अब अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शादी के बाद में एंजॉयमेंट नहीं होता है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और दुनियादारी और जुड़ जाती है, वो एक अलग बात है। एक बच्चा कह रहा है सर शादी के फेवर में नहीं रहते हो आप, मैंने देखा है। यार देखो
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ना आप लोगों को एक तरीके से ऐसा है कि ये सारे डिसीजन ना, ऐसा नहीं किसी से एक बच्चा बोले शादी किस शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसी लड़की से करनी चाहिए, तो ये सारे डिसीजन ना आप लोग खुद के होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है इसमें बहुत ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। दोनों पे ही आती है, लड़के पे भी आती है लड़की पे भी आती है, पर लड़की पे कुछ थोड़ी ज्यादा आ जाती है। जब यहाँ पर घर भी चलाना होता है, अगर जॉब करनी है तो जॉब भी देखनी है, बच्चे की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को औरत पर देखने को मिलेगी, और कुछ भी दिक्कत आती है वो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारे इशू आप लोग देखते हैं। तो शादी में अगर जाना है तो उसमें सबसे पहली जो चीज मुझे लगती है, आप लोग को अपने पैर पर कम से कम खड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, दिक्कतों को झेलने की क्षमता आप लोग की बढ़ जाती है। तो शादी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हो जाती है बेसिकली। इंसान को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भी शादी के इस जाल में बेसिकली सोसाइटी जो है वो डालने की कोशिश करती है, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करने लगे आगे चलकर। तो ये भी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है, कोई ऐसा इंसान होगा इस धरती पर जो शादी करने के बाद में कहता है कि वो खुश है, ठीक है। क्योंकि यार पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी इश्यूज आप लोग के साथ में जुड़ जाते हैं। पर लेकिन ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे भी होंगे कुछ ना कुछ, एक आधा इंसान मिल जाएगा, पर परसेंटेज मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ गैप इंसान के थॉट में रह जाता है, या वो आप लोगों को उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप लोग उसको उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, फैमिली के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो महान पुरुष थे, जैसे कि आप लोग बात कर लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इवन आगे चलकर महात्मा गांधी जी के द्वारा भी जब ढंग का काम करने की बात आई तो उनके द्वारा भी यहां पर बेसिकली शादी वाला जो जोन था उससे वो बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना फिर परिवार का, वो सब चीजें वो कहीं ना कहीं आप लोग एक प्रोडक्टिव जो काम आप लोग करना चाहते हैं उसमें नहीं पड़ने देगा। कि अगर शादी हो गई यार, घर में ये चल रहा है, उसमें दिक्कत आ गई, कल को ये चल रहा है, ठीक है। जब आप लोग कुछ करना चाहते हो तब तक बच्चे होने लगते हैं, फिर आप लोग लाइफ को थोड़ा सा आगे जीने की कोशिश करते हो, उसके बाद में उनकी एजुकेशन, फिर बच्चों के ऊपर जिंदगी टिक जाती है और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर शादी इस तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोग को एक तरीके से प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में आप लोग जीते हुए नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि शादी के अपोजिट में हो, क्योंकि सोसाइटी कैसे चलेगा सब शादी के अपोजिट में हो जाएंगे। पर हाँ, आप लोग कुछ लगता है प्रोडक्टिव करना है तो पहले लाइफ में उस अचीवमेंट उसको ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग शादी कर लेना, क्योंकि कहीं नहीं भाग रही है शादी, ठीक है, यहीं रहेगी सारी चीजें। पर पैरों पर खड़े हो जाइए अच्छे से, उसके बाद में अपना धूमधाम से करना जो भी आप लोगों को शादी वगैरह करनी है। तो ये चीजें, पर लेकिन बच्चों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है वो नहीं कहते कि बच्चे इतना कम से कम लाइफ में आप लोग को अचीव कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों को आप लोग टैकल कर सको लाइफ में, ठीक है। क्योंकि बच्चों को फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सारी। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। आखिर ये न्यूज में क्यों आ गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना? ये वही योजना है जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि यार एक ऐसी स्कीम लेकर आ गए यहाँ पर कि सबके अकाउंट होंगे, सबके अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है। हर बैंक के लोकर में पैसा मेरा हो गया, लोकर का पैसा क्या सारा बैंक मेरा होगा। उन्हें गाना सुना, आजाद पंछी का प्रोग्राम है ये कल का, लंच मेरा लंदन में और डिनर अमेरिका, है ना। ये चोर 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 मचाए शोर, गाना पूरा याद हो गया। चलिए जो भी है, तो बात बेसिकली यहां पर ये की जा रही है, अभी क्यों है ये न्यूज में पहले समझ लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी बैंक को बोला गया कि भाई साहब जो भी अकाउंट होल्डर है जनधन वाले, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो उनको जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला गया था, तो उनको माइक्रो क्रेडिट वगैरह या फिर माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वगैरह आप लोग प्रोवाइड कराओ। यानी कि छोटे छोटे किसी को लोन चाहिए, ठीक है, लाइक फ्लेक्सी जो रिकरेंस जो स्कीम होती है वो आप लोग उनको प्रोवाइड कराओ। यानी कि कोई छोटा सा लोन लेना चाहता है इस तरीके से, मतलब उनको एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो, ताकि वो जो साहूकार होते हैं पड़ोसी में चले गए, भाई साहब हमको 100 रुपए दे दो, वो बोला कि चक्रवृद्धि मिश्र धन लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो आप लोगों को बेसिकली लूट लेगा, आप लोग की आने वाली पीढ़ी को भी गुलाम बना लेगा। तो उससे बचने के लिए बैंक एक अच्छा साधन होते हैं। पर लेकिन बैंक क्या करते हैं, कई बार गरीब इंसान को लोन देते हुए नजर नहीं आते हैं, इसीलिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा सब बैंक को जो था वो बेसिकली प्राइवेट एक तरीके से उनको नेशनलाइज किया गया था। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। अच्छा, बैंक जो मैक्सिमम नेशनलाइज किए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कब किए गए थे, इनके बारे में आप लोगों को पता है? बताइए जरा इसके बारे में, ठीक है। अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, द शब्द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे शब्द आप लोग राइटिंग में जब यूज करते हैं ना तो उसको पता चलता है राइटर को कि हाँ ये जानता है चीज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आप लोग ये नहीं बोलेंगे जनधन जो है वो सबके अकाउंट खोलने का काम करता है, एक शब्द लिखना है नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, काम खत्म आप लोगों का, ठीक है। वरना आप लोगों को अगर ये नहीं पता होगा, आप लोग क्या लगेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो हमारे देश में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें लोगों के अकाउंट खोले गए, उनको बैंक से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, इतनी लंबी लाइन हो गई। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, कंप्लीट हो गया 7 ईयर सक्सेसफुली, काम खत्म, ठीक है। तो उसके चलते इसका एनालिसिस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वेरियस फाइनेंशियल जो सर्विस है जिससे एक्सक्लूड किया जा रहा है वीकर सेक्शन, गरीब तबका, लो इनकम वाला ग्रुप जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है कई बार कॉस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उनको भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके कई सारे पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग यहां पर होनी चाहिए, आसपास वाले एरिया में ब्रांच वगैरह होनी चाहिए, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस होनी चाहिए, अगर वहां पर ब्रांच वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अकाउंट ओपन अगर हो जाता है तो
कोर बैंकिंग सिस्टम उनको मिलना चाहिए, फोकस होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से एवरी हाउस होल्ड को छोड़कर एवरी अनबैंक्ड एडल्ट के ऊपर, यानी कि एक परिवार के अंदर 5 लोग हैं, आप 5 लोग में से एक परिवार का अकाउंट जो है बैंक के अंदर एक अकेले बंदे का अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले यहां पर हाउस होल्ड के ऊपर बात करते हैं, यानी कि घरों के ऊपर बात कर रहे थे कि एक घर के अकाउंट होना चाहिए कम से कम। अब बोला गया हर एक पर्सन का अकाउंट होना चाहिए। कल को अगर कोई स्कीम बनानी है तो हर एक पर्सन के बैंक में यहां पर चीजें पहुंचनी चाहिए। तो यहां पर इसके चलते होगा क्या, बेसिकली लोगों को फैसिलिटी मिल पाएगी। तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई, यानी कि यहां पर फैसिलिटी दी जा रही है कि 10,000 टू एवरी हाउस होल्ड यहां पर वो कम से कम इसमें से निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दी जा रही है कि कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, अपनी सेविंग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे एटीएम यूज कर सकते हैं, कैसे बेसिक मोबाइल फोन से भी आप लोग बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। आज की डेट में अगर फोन है आप लोगों के पास में तो समझ लीजिए बैंक है। कितने ऐसे लोग हैं आज के डेट में बैंक में जाते हैं, मुझे अरसा हो गया बैंक में जाए, इवन केवीआई जो केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर वाली जो चीजें होती हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन फाइल कर दी। हालांकि लेट हो गया था काफी ज्यादा, उसके बाद में मुझे नॉर्मली बैंक में जाना पड़ गया, क्योंकि जो था मेरा इंटरनेट बैंकिंग मैंने उसमें चेक तो किया था, पर लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो ऑनलाइन कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में दिमाग से निकल गई चीजें, तो उसके चलते मुझे फिर बैंक में जाना पड़ा। वरना वो भी आप लोगों की ऑनलाइन हो जाती है, मैक्सिमम चीजें आप लोगों की ऑनलाइन हो जाती है। और कोशिश ये किया करो कि ऑनलाइन ही उसको कंप्लीट कर लो, फिर बैंक के धक्के क्यों खाने। तो सारी चीजें 24/7 बैंक आज के डेट में अवेलेबल है आप लोगों के द्वार। तो ये एक अच्छी बात है। सारी चीजें जो है आज के डेट में आप लोग आरटीजीएस की बात कर लीजिए या फिर कोई सी भी जो सर्विस है, ठीक है, वो सारी आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी यहां पर हो गई आज के डेट में। रुपया कार्ड आप लोगों के पास में है तो आप लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसी के साथ में क्रेडिट जो यहां पर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड भी यहां पर आ रहा है। आप लोग आज के में दुनिया भर के ऐप यूज कर रहे हैं, ऐप भी खुद अपने आप में बैंक का काम करने लगे हैं। सब एक तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस फ्री एक तरीके से यहां पर एक तरीके से इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करते हैं यहां पर रुपए अगर कार्ड आप लोगों के पास में 1 लाख का था, इसको बढ़ाकर 2018 में इन्होंने क्या कर दिया, 2 लाख का कर दिया। तो ये भी अच्छी चीज है। पेंशन स्कीम भी दी जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठेली रेडी लगाने वाले ये सब जो लोग हैं, इनके लिए भी यहां पर कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहां पर आज की डेट में कई सारे और फाइनेंशियल इंक्लूजन के हमारी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एमजी नरेगा के थ्रू, यहाँ पर किसान कार्ड के थ्रू और भी कई सारी स्कीम चलाई गई हमारे देश के अंदर में। तो कनेक्टिविटी करके टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर कैसे चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है, ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी काफी दिक्कत है। मोबाइल ऐप चला दी, इंटरनेट बैंकिंग चला दी, पर लेकिन पता चला उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस एरिया में वहां पर नेटवर्क ही नहीं आते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो वो सारा सिस्टम का पार्ट है, वो सारी चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, बस और क्या करना है। ये तो छोटी सी बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। तो इधर थोड़ा आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोले, बाकी इसको आप लोग जरूर देखिएगा और देखने के बाद में दूसरों तक भी चीजें पहुंचाना, ये एक अवेयरनेस की चीज है। इसीलिए बेसिकली ऐसी चीजों के ऊपर मैं पॉइंट बना देता हूं ताकि आप लोग भी इसके बारे में अवेयर रह सके। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी फ्रॉड वाली, उसके बाद में कई सारे मेल मेरे पास में आए, बहुत सारे की सर काफी फायदा हो गया इससे, ऐसे कोई ना कोई सिचुएशन में पड़ा रहता है, कई बार आप लोगों को पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो किसी की हेल्प आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस तरीके की चीजें लोगों तक पहुंचा दो, ये भी एक तरीके की हेल्प हो गई, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दे देखा, और ये थैंक्स लॉर्ड फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ एसएलवी कमांडो फैमिली। इसी के साथ में हम लोगों ने जो न्यूज देखी वो इंपॉर्टेंट चिकनगुनिया के बारे में जाना, क्या क्या फेज होते हैं वो सारी बातें देखी। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने चीजें देखी क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी जाना, ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई, और किस तरीके से कहां से बीमारी निकल कर आई है। तो बेसिक चीजें भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। सर्वे के बारे में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके बच्चे के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या एरिया है, कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेंगे वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्कीम देखी उसके बारे में प्रधानमंत्री जन धन योजना को डिटेल में समझा। कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। रियलिटी में अगर एंजॉय किया तो बताइएगा जरूर, ठीक है। क्या रेट आप लोग देना चाहेंगे इस नन्हे से मुन्ने से प्यारे से लेक्चर को, वो जरूर बताएगा। लाइक या फिर डिसलाइक कर भी आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली रेट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। अब तक के लिए ये लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।